विधानसभा में बैकडोर से जिन लोगों को भर्ती किया गया था उन लोगों को नैनीताल हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। बर्खास्त किए गए तमाम कर्मचारी धीरे धीरे अपना काम वापस शुरू कर रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग दे रहे हैं। शपथ पत्र भी उनका शायद जमा किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कौन से वो कारण है जिनके वजह से सरकार कोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं कर पाई? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन सरकार ने या कहें विधानसभा सचिवालय ने नहीं किया, जिस कारण सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो कोर्ट का आदेश लेकर ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे कोर्ट कई बार आदेश करती है राज्य सरकार को। ऐसे कितने मामले हैं जिनमें हाई कोर्ट के आदेश का तुरंत या त्वरित पालन राज्य सरकार ने किया है? विधानसभा के मामले में सरकार ने तुरंत हाई कोर्ट का आदेश कैसे मान लिया? उस फैसले के खिलाफ क्यों अपील दायर नहीं की? कुछ और मुद्दे आपके सामने इसी से संदर्भित बताने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार, विधानसभा सचिवालय या भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कह लीजिए, सबने मिलकर जोर शोर से बातें कहीं, खूब कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है, पारदर्शी सरकार देने की व्यवस्था बनाई है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को, विधानसभा सचिवालय को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को तो ही ठंडा कर दिया। जो लोग बैकडोर से भर्ती के मामले में हल्ला मचा रहे थे उन सभी लोगों को पता चल गया कि जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए था, वो गड़बड़ झाले में ही रही। बैकडोर से भर्ती हुई, उनको हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही लचर थी जितनी उनको रखने की प्रक्रिया थी। 4-5 ऐसे कारण हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लचीला रवैया अपनाया गया शासन की तरफ से, विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा कि जिन लोगों को आपने बर्खास्त किया है वो तरीका ही गलत था। ये कानूनविदों की और मेरे बीच की जो बातचीत हुई है उसके आधार पर एक एक्सपर्ट राय लेने के बाद आपके सामने मैं ये बात कर रहा हूं। जो प्रक्रिया बर्खास्तगी की थी वो बहुत लचर थी और उसके आधार पर बर्खास्त किए कर्मचारियों को लाभ मिलना ही था। ये कह लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं रिलीफ या राहत मिलनी ही थी। आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले की एक प्रक्रिया होती है, उसे कुछ समय निलंबित किया जाता है, डिपार्टमेंट या विभाग उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, चार्जशीट होती है, उसका एक्सप्लेनेशन लिया जाता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उससे जवाब पूछा जाता है और उसको आधार बनाने के बाद उसके बर्खास्तगी का रास्ता तैयार होता है। लेकिन यहां पर विधानसभा की अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 20-25 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट के आधार पर एक तत्काल फाइल तैयार की गई, अनुमोदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया और तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह मामला कोर्ट में इसी तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जो बर्खास्तगी की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं अपरिपक्व थी, वो कहीं ना कहीं न्याय के खिलाफ थी, इसीलिए बर्खास्त हुए कर्मचारियों को राहत मिली है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कैविएट। ये एक कानूनी शब्द है। अदालती कार्रवाई जो लोग जानते हैं उन्हें इस शब्द का बहुत अच्छे से मतलब मालूम होता है। सरकार को और विधानसभा को भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, विधानसभा सचिवालय समझिएगा जब भी मैं विधानसभा कहूंगा, कि जब किसी के खिलाफ कोई आदेश पारित किया गया है तो वो त्वरित राहत पाने के लिए या सरकार या विधानसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल जरूर करेगा। राज्य सरकार को या विधानसभा सचिवालय को एक कैविएट दाखिल करनी थी हाई कोर्ट में, जो नहीं की गई। कैविएट होता है एक तरीके की
अपील दायर कर लेना कि अगर इस मुद्दे से संबंधित, इस मामले से संबंधित कोई भी व्यक्ति राहत पाने के लिए कोर्ट के पास आएगा तो कोर्ट सबसे पहले कैविएट दाखिल करने वाले जो संस्था है या विभाग है उससे जरूर उसकी राय या उसका पक्ष सुनेगी। ये कहानी पूरी तरीके से मिसिंग थी। क्या उत्तराखंड सरकार में न्याय विभाग जो काम करता है उसने ये सलाह शासन को या विधानसभा सचिवालय को नहीं दी होगी? न्याय विभाग में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो कानून के ज्ञाता होते हैं। क्या उनकी राय सरकार ने या विधानसभा सचिवालय ने ली भी है या नहीं ली, या सीधा अपने मन में जो भी आया उसका आदेश पारित कर दिया? कानूनी सलाह ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके बाद की जो घटना है वो ये है कि जब नैनीताल हाई कोर्ट आदेश पारित कर देता है सरकार के या विधानसभा सचिवालय के खिलाफ, तो उस फैसले को डबल बेंच में क्यों अपील दायर नहीं की गई? सिंगल बेंच की अपील को आमतौर पर जिसके भी खिलाफ मामला आता है वो दाखिल करता है। तो इतना ढीला ढाला रवैया क्यों अपनाया गया कि जो आदेश आया उसका सीधा सीधा अनुपालन कर लिया गया और जिन लोगों को बर्खास्तगी की थी उन लोगों को वापस ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अगर डबल बेंच में भी ये मामला जाता और डबल बेंच भी अगर सरकार के या विधानसभा सचिवालय के खिलाफ सुनवाई करती या उनके खिलाफ फैसला देती तो एक और रास्ता बचता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता सरकार के पास था, यानी इस पूरी प्रक्रिया में 6-8 महीने का समय बहुत आसानी से लग सकता था और ऐसे प्रकरण पर सरकार को अपनी तैयारी करने का मौका मिल सकता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, बर्खास्त हुए कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी, यानी जो लोग बर्खास्त हुए थे अब वापस वो काम पर लौट आए हैं और कानूनी प्रक्रिया में जितनी डिले होगी, जितनी देरी होगी, उतना लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा। मैं उन कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हूं, उनके विरुद्ध नहीं हूं, मैं सिर्फ सरकार की कार्रवाई बता रहा हूं कि वो किस प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ सकती थी, जिस प्रोटोकॉल का उसने पालन नहीं किया और वो सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके अलावा ये कानूनी एक पचड़ा है, कानूनी एक सिस्टम है जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब बात यहां पर आम जनमानस क्या करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया था वो सारे लोग बैकडोर से आए थे, यानी किसी ना किसी रसूखदार व्यक्ति के वो करीबी रिश्तेदार थे। तो तमाम लोगों की एक राय यह भी बन रही है कि सरकार ने या विधानसभा सचिवालय ने आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया और उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर उन तमाम कर्मचारियों को वापस काम पर रख लिया। क्योंकि इसमें सरकार के कई करीबी लोग हैं, सरकार में जो बड़े पदों पर है उनके कई करीबी लोग हैं, संगठन भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के करीबी रिश्तेदार हैं, कांग्रेस के कई करीबी रिश्तेदार हैं जो कांग्रेसी बड़े पदाधिकारी हैं, और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो 2 रहे हैं, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हैं और चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, उनके भी कई करीबी चहेते लोगों की ज्वाइनिंग विधानसभा में हुई थी। यानी इस फैसले के खिलाफ जाएगा कौन? सरकार को या संगठन को या विधानसभा सचिवालय को यह बात बहुत बेहतर तरीके से मालूम थी कि इस प्रक्रिया में ढीला ढाला रवैया अगर अपनाया जाएगा तो कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर ढीला रवैया नहीं अपनाते तो कोर्ट से उन्हें राहत हो सकता है ना मिलती जो बर्खास्त हुए हैं। लेकिन पैरवी करने वाले तमाम लोगों के करीबी रिश्तेदार विधानसभा में एडजस्ट हो रखे हैं, इसलिए किसी ने ठीक से पैरवी नहीं की। ये एक आम जनता की राय बनी हुई है। अब इस राय को बदलने की कोशिश सरकार कैसे करेगी ये सरकार जानती है, लेकिन जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस प्रकरण से जुड़े हुए वो स्पष्ट बताते हैं लचर पैरवी हुई, लचर तरीके से सरकार ने काम किया और आखिर में वही हुआ जो सारे लोग चाहते थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, सरकार के भी, संगठन के भी और संघ के भी। तो साथियों, आम आदमी की आंखों में धूल झोंकी गई। खैर, ये हमेशा से होता आया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक मेरे को इजाजत दीजिए, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस पर टिप्पणी जरूर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।